अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिंबलिज्म इन द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया नॉवल से रिलेटेड पहले काफ़ी सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। आज जो चीज़ हम डील करने जा रहे हैं वो है इस नॉवल के अंदर सिंबलिज्म। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंबलिज्म होता क्या है। सिंबल्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, कैरेक्टर्स को, इवेंट्स को, कलर्स को, फिगर्स को या इमेजेस को कहते हैं जो कि किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर अपीयर हों और उनका जो मीनिंग है, जो उनका अपना लिटरल मीनिंग है, उसके अलावा एक एडिशनल मीनिंग भी वो कन्वे करते हों। तो ऐसी चीज़ों को हम सिंबल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ इस नॉवल से हट के जनरली हम रेड कलर बोलते हैं, तो रेड कलर कोई भी हो सकता है कि हमारे ड्रेस का हो या किसी भी चीज़ का हो, किसी ऑब्जेक्ट का हो। लेकिन अगर वो रेड कलर देखा जाए तो वो काफ़ी चीज़ों से एसोसिएटेड भी है। जैसे रेड कलर लव का कलर है, रेड कलर कहीं न कहीं डेंजर का कलर भी होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे वो उन चीज़ों को सिम्बलाइज़ कर रहा होता है। तो यहीं इसी नॉवल में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो एज़ सिंबल इस्तेमाल होती हैं, तो वही हम देखेंगे कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं वो किसी भी लिटरेरी वर्क को मज़ीद ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं मॉस्क, केव्स, टेम्पल्स, ये तो 3 मेजर सिंबल्स हैं और ये 3 मेजर पार्ट्स भी हैं इस नॉवल के। मज़ीद भी कुछ सिंबल्स हैं जिनसे आगे जाके हम डील करेंगे। तो फर्स्ट मेजर सिंबल जो है द मॉस्क का, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। ये इस नॉवल का पार्ट 1 भी है। अगर हम इस नॉवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट भी मॉस्क का ही बनता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि मॉस्क की एज़ अ सिंबल क्या इम्पोर्टेंस है। हम देखते हैं शुरू के ही एक सीन में मॉस्क का सीन आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अज़ीज़ जो है, वो पीस ऑफ माइंड के लिए गया है, क्योंकि उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उसको उसका टोंगा लेके मिसेस कैलेंडर चली गई, मेजर कैलेंडर ने उसको ह्यूमिलिएट किया, तो वो उसके बाद मॉस्क के अंदर आ जाता है। वो सोचता है यहाँ पे उसको एक सुकून की कैफ़ियत मिलेगी, एक सुकून का एहसास होगा। साथ ही मिसेस मूर भी एंटर हो जाती हैं और वो भी अपने ब्रिटिश क्लब को छोड़ के, वहाँ पे उनको मज़ा नहीं आ रहा होता, तो वो कहीं न कहीं एक्सप्लोर करने चली जाती हैं चीज़ों को, तो वो मॉस्क में पहुँच जाती हैं। तो इट मीन्स मॉस्क एक सिंबल ऑफ पीस है यहाँ पे, क्योंकि वही दोनों लोग जो कि अपने इर्द-गिर्द की सराउंडिंग की ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर से निकल के कहीं शेल्टर, कहीं सुकून की तलाश में आए हैं, तो वो जगह कौन-सी है? मॉस्क है। तो ये इट मीन्स यहाँ पे वो सिंबल ऑफ पीस है, सुकून का एक सिंबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मॉस्क को सिंबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हम कह सकते हैं बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे बेसिकली अजीज ईस्ट के तौर पे दिखाया गया है और वेस्ट के तौर पे मिसेस मूर को दिखाया गया है, क्योंकि मॉस्क के अंदर वहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग किधर दिखती है, जब अजीज ऑलरेडी मॉस्क के अंदर पहले से बैठा हुआ है और मिसेस मूर एंटर हुई है और वो उनको फौरन से कहता है कि शूज उतार के अंदर आए और उसके बगैर ना आए। तो वहां पे वो उसको काफी ज्यादा हैरत होती है जब वो देखते हैं कि मिसेस मूर ने ऑलरेडी अपने जूते उतारे हुए हैं और वो कहती हैं कि मुझे पता है कि ये एक सेक्रेड प्लेस है, तो यहाँ पे जूते उतार के आया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके पहले से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी और उनका एक स्ट्रेंज बॉन्ड बन गया है, एक नेचुरल लव का, जो कि उन दोनों के दिलों में एक-दूसरे के लिए पैदा हो गई है मोहब्बत एक नेचुरल। तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग की कैफ़ियत हमें नज़र आती है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इसी मॉस्क वाले सेक्शन में, जो नॉवल का सेक्शन है मॉस्क, उसके अंदर मिसेस मूर और एडिला क्वेस्टेड जो है वो इंडियंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। ब्रिज पार्टी का जो सीन आता है इसके बाद, उसके अंदर भी वो लोग इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सिम्पैथेटिक फीलिंग्स रख रही हैं। तो इधर हमें ये दिखता है कि ईस्ट और वेस्ट के जो लोग हैं, वो दोनों एक पॉइंट के ऊपर मिल सकते हैं। उनके लिए एक-दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट या म्यूचुअल लव की फीलिंग्स एग्ज़िस्ट कर सकती हैं। ये मिसेस मूर कहती हैं आई लाइक अज़ीज़, इस सेंटेंस से भी शो होती है यही सेम चीज़ कि इनके दरमियान इस तरह की फीलिंग्स एग्ज़िस्ट कर सकती हैं। तो ये इसी तरह की फीलिंग्स और इसी तरह के इनके जो बॉन्ड है उसको सिम्बलाइज़ करता है ये मॉस्क का सेक्शन। तो मॉस्क हमने देख लिया कि किन-किन चीज़ों को सिम्बलाइज़ कर सकता है इस नॉवल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबल है वो है द केव्स का। केव्स हम देखते हैं कि डिफरेंट क्रिटिक्स जो कि इस नॉवल को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वो इसके डिफरेंट सिंबॉलिक मीनिंग्स लेते हैं। लेकिन इस जो केव्स है, जो केव्स का सेक्शन है या जो केव्स का इंसिडेंट है या जो केव्स का सीन है, उन सबको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। एक तो जो वर्ड्स हम मैंने लिखे हैं उनसे बेस, डार्क, इकोइंग, ये वर्ड्स हैं जिनसे हम इन चीज़ों को, इस मैराबार केव्स को डिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा द वेरी वॉइस ऑफ दैट यूनियन व्हिच इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिवाइन, यानी कि डिवाइन का ऑपोजिट क्या होता है? ईवल होता है। तो यानी कि ईवल की यूनियन को सिम्बलाइज़ करता है, यूनियन को शो करता है ये केव्स,
का जो एक पूरा इमेज है। उसके अलावा वार्म, द सोल ऑफ इंडिया, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको जो यूज़ होते हैं इन केव्स को डिस्क्राइब करने के लिए। आगे ये सिंबल किस चीज़ का है? तो फर्स्टली ये जो केव्स हैं, ये सिंबल है ईवल का। ईवल का किस लिए? कि जब मैराबार केव्स का पूरा सीन आता है, उस सीन में हम देखते हैं कि सन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने फुल प्रेशर से, फुल आबो-ताब से जो है वो चमक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी का सीन दिखाया हुआ है, सूरज बहुत ज़्यादा धूप या आग बरसा रहा है हम कह सकते हैं। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि मिसेज़ मूर का कोई ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, वो जब अंदर जाती हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी चीज़ ने छुआ है या उनको कोई चीज़ आके लगी है। और फिर उनके साथ एक कुछ अजीब-सा सिचुएशन होती है क्योंकि अंदर बाहर जो है वो हम देखते हैं कि सूरज चमक रहा है, बहुत ज़्यादा रोशनी अंदर आते ही बिल्कुल उसका ऑपोज़िट इतनी ज़्यादा डार्कनेस, इतना ज़्यादा अंधेरा और इतने ज़्यादा अजीब कैफ़ियत के मिसेज़ मूर जो है वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाती हैं और वो फ़ौरन से केव से बाहर चली जाती हैं और उनको लगता है कि उनका जो मेंटल बैलेंस है वो आउट हो रहा है। साथ ही जो एडला अंदर गई है तो उसके साथ भी कुछ सिमिलर सिचुएशन का उसको सामना करना पड़ा है कि उसको भी हैलुसिनेशंस होने लगी हैं अजीब-अजीब सी। और पहले तो जब वो जाती है सारे लोगों के साथ वो फिर भी बेहतर रहती है। लेकिन जैसे ही लोग जाते हैं वो अकेली अंदर जाती है तो उसको हैलुसिनेशंस का सामना करना पड़ता है और उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कुछ हुआ है। और वो फिर डॉक्टर अज़ीज़ को एक सीरियस चार्ज उसके अगेंस्ट लगाती है। क्या उसके रेप का जो चार्ज वो लगाती है कि उसने मुझे हरास करने की कोशिश की है। तो ये जो चीज़ है वो अंदर उसको सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें ईविल एक फैक्टर नज़र आता है। फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ पे काबिल ज़िक्र है वो है एक एको की। यानी कि जब वो अंदर जाते हैं, इस क्लाइमेक्स सीन के अंदर जब वो केव्स के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको एक एको सुनाई दे रही है। यानी कि जो भी आवाज़ वहाँ पे निकाली जाए तो वो सारी आवाज़ें यूनिफ़ाई हो जाती हैं एक सिंगल एको के अंदर और वो एको जो है वो भी किस चीज़ से एक ईवल चीज़ों से एसोसिएट की जाती हैं कि वर्म से, स्नेक से क्योंकि उनकी भी जो आवाज़ें हैं वो भी एक तरह के एको ही कर रही हैं अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारा कुछ एक तरह से ईवल को सिम्बलाइज़ कर रहा है। फिर प्रोफेसर गॉडबुले का हम यहाँ पे एक कोट देखते हैं कि वो ईवल को किस तरह से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं ईवल इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स और वो ये भी कहते हैं कि ईवल इज़ द एब्सेंस ऑफ गुड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईवल और गुडनेस जो है वो एक तरह से इंटरकनेक्टेड हुई हैं। कैसे कि वो दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल ऑपोज़िट हैं। तो यहाँ पे केव्स के अंदर जो है वो गुडनेस जो है वो ऑप्रेस हो गई है और ऊपर क्या चीज़ डोमिनेट क्या चीज़ कर रही है वो है ईविल, ईविल फ़ोर्स। तो इसीलिए यहाँ पे सारा कुछ जो है वो हम देखते हैं सारी सिचुएशन ख़राब हो गई है। और ये जो उन लोगों के दिमाग पे मिसेज़ मूर के, एडला के दिमाग पे जो भी चीज़ इस ईविल फ़ोर्स की वज़ह से आई है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बाद में कम भी हो जाती है, लेकिन उसको टाइम लगता है। एडला को भी काफ़ी टाइम लगता है इस सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, मिसेज़ मूर को भी काफ़ी टाइम लगता है। और फिर वो ये चीज़ जान लेते हैं कि ये चीज़ जो है ये कोई रियलिटी नहीं थी कि हमारे साथ जो कुछ भी हो ये रियलिटी नहीं थी। ये सिर्फ़ एक ईविल फ़ोर्स का असर था, जो कि उन केव्स के अंदर थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये सिर्फ़ एक इविल फ़ोर्स को सिम्बलाइज़ नहीं करता बल्कि हॉलोनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को भी सिम्बलाइज़ करता है। कि एडला जो है जब वो अंदर जाती है तो पहले से ही वो इन सोचों में घिरी हुई होती है कि उसको क्या रोनी के साथ शादी करनी चाहिए, क्या रोनी उसके लिए एक परफ़ेक्ट लाइफ़ पार्टनर बन भी सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे वो इन चीज़ों के अंदर पहले ही घिरी हुई होती है और जब वो अंदर जाती है तो अंदर एक ऑलरेडी एक इविल फ़ोर्स का सामना उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉलोनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हमें दिखाई जा रही है कि जो केव्स की अंदर की हॉलोनेस है, एम्प्टीनेस है, वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर के हॉलोनेस को सिम्बलाइज़ कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स भी अंदर से हॉलो ही हैं, जैसे कि वो केव्स अंदर से हॉलो थे। अभी भी केव्स की जो सिम्बोलिज़्म है वो ख़त्म नहीं होता। केव्स काफ़ी ज़्यादा सिम्बॉलिक और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक सिंबल है इस नॉवल का कि एक और चीज़ जो जिसको वो केव सिम्बलाइज़ कर रहे हैं वो है मिस्ट्री या फिर मर्डर ऑफ इंडिया। कि इन केव्स के बारे में अज़ीज़ जब बताता है उनको तो वो कहता है कि ये प्री हिस्टोरिक केव्स हैं। ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म ये तीनों जो ओल्डेस्ट रिलिजन है इस दुनिया के ये उनसे भी पहले से ये केव्स एक्ज़िस्ट कर रहे हैं। तो इन केव्स को जो क्रिटिक वर्जीनिया वुल्फ है वो भी इन केव्स को क्या कहती हैं सोल ऑफ इंडिया कहती हैं और ऐसी सोल ऑफ इंडिया जो कि फ़ॉरेनर्स की कम्प्रीहेंशन से बहुत दूर है। फ़ॉरेनर्स जो कि इंडिया आते हैं ये कहते हैं कि हम यहाँ पे कॉलोनाइज़ इनको इसलिए करें ताकि हम इनको सिविलाइज़ कर सकें इन बारबैरिक और सैवेज नेशंस को, तो वो लोग खुद इस इंडिया के मॉडल को ही कम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, तो वो क्या इन लोगों को सिविलाइज़ करेंगे। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि ये मॉडल या मिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी सिम्बलाइज़ करते हैं। तो नॉवल का जो थर्ड सेक्शन है द टेम्पल वो भी काफ़ी ज़्यादा सिम्बॉलिक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि
पहला सेक्शन मॉस्क और दूसरा सेक्शन केव्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जब सिंबॉलिक हैं, तो टेम्पल भी काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक है और टेम्पल किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है, लास्ट सेक्शन है वो सिंबलाइज़ कर रहा है लव को, हार्मनी को, हैप्पीनेस को। लेकिन ऐसा लव जो कि इतना ज़्यादा कोई परमानेंट हम नहीं देखते क्योंकि मॉस्क के अंदर भी हमने कहीं न कहीं ये चीज़ देखी थी लव वाली, पीस वाली। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ हम लव देखेंगे और इसके टेम्पल के अंदर भी फर्दर हम सिंबल्स देखेंगे। एक तो टेम्पल खुद है ना कि वो पूरा सेक्शन है, तो इसके अंदर के कुछ सीन्स हैं जो कि सिंबॉलिक हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। एक द सीन ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा और दूसरी कोलाइडिंग ऑफ बोट्स इन द रिवर। तो जो फर्स्ट है बर्थ सेरेमनी ऑफ कृष्णा, उसमें हम देखते हैं कि ये चीज़ मैंने प्लॉट समरी में भी डिस्कस की थी कि लास्ट सेक्शन के अंदर उनकी एक लॉर्ड कृष्णा जो वो मानते थे, उसकी बर्थ सेरेमनी वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बर्थडे जैसे हम कहें वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, सिम्बलाइज़ करती है इमर्जेंस ऑफ लव इन द यूनिवर्स कि इतने सारा कुछ हो जाने के बाद फिर भी एक तरह से खुशी का फेस्टिवल एक सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सल लव है जिस चीज़ को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि ये चीज़ ना सिर्फ़ वो लोग हिंदूज़ के लिए ये लव है बल्कि ये कोई भी बियॉन्ड द रिलिजियस बाउंड्रीज़ कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी हो, ये लव जो है ये सबके लिए है, ये ह्यूमन्स के लिए एक लव है जो कि सब लोगों को आपस में बाइंड कर सकता है। और इसी लव को सेलिब्रेट करते हुए जो प्रोफेसर गॉडबुले हैं वो इस चीज़ को हेड कर रहे हैं इस पूरी फेस्टिवल को। तो उनका मानना और उनका कहना यही है कि हिंदुइज़्म यही कहता है कि सारी क्रिएशन जो है वो वन है और उन सबको अपने मोहब्बत से मिल-जुल के रहना चाहिए और अपने तमाम खुशियाँ, दुःख-दर्द सब बाँट के रहना चाहिए, मिल-जुल के रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस सेरेमनी का यही सिंबॉलिक मीनिंग है कि दोबारा से एक यूनिवर्स में लव की इमर्जेंस हो रही है या दोबारा से मोहब्बत जो है वो जाग उठ रही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एक और इसका है वो है कोलिजन ऑफ बोट्स के बोट्स आपस में कोलाइड हो रही हैं। तो ये हमने देखा है कि तकरीबन लास्ट सीन्स में से ही एक है जिसमें बोट्स हैं। एक बोट के अंदर बैठे हुए हैं स्टेला मूर और फील्डिंग और दूसरी बोट में बैठे हुए हैं राल्फ मूर और डॉक्टर अज़ीज़। तो इन लोगों की जो बोट्स हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं और उस कोलिजन की वज़ह से ये लोग चारों पानी में गिर जाते हैं और जबकि प्रोफ़ेसर गॉडविले जो पहले ही पानी में एक तरफ होके खड़े हुए हैं। तो ये जो कोलिजन है इसके अंदर भी हम देखते हैं वो जो गीले हो गए हैं, जो पानी में गिर गए हैं, तो ये भी एक तरह का सिंबॉलिक मीनिंग रखता है अपने अंदर और ये सिंबॉलिक मीनिंग जो है ये पूरी सिचुएशन के अंदर हमें नज़र आता है। क्या कि इन लोगों की दोस्ती वापस हो रही थी, डॉक्टर अज़ीज़ की, फील्डिंग की, ये लोग आपस में 2 साल के अरसे के बाद वापस मिल रहे हैं, इनकी वापस से वही चीज़ एस्टेब्लिश हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर से कोलाइड हो गई हैं बोट्स आपस में, यानी कि ये लोग एक-दूसरे के साथ कभी भी उस तरह के फ्रेंडशिप के बॉन्ड में नहीं बन सकते। ये लोग आपस में कोलाइड ही करेंगे, हमेशा टकराएँगे ही और मॉस्क का एक सेक्शन गुज़र गया, केव्स का सेक्शन गुज़र गया, अब टेम्पल्स का सेक्शन आ गया, लेकिन वो चीज़, वो फ्रेंडशिप आपस में नहीं हो पा रही, वो फ्रेंडशिप बार-बार टूट रही है। तो इसके अंदर फॉस्टर जो है वो अपना हिडन मीनिंग देना चाह रहा है। वो क्या हिडन मीनिंग देना चाह रहा है कि ये जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनको कभी भी एक-दूसरे के अंदर मर्ज नहीं कर सकते, कभी भी एक-दूसरे जैसा नहीं कर सकते, ये आपस में कोलाइड ही करेंगे हमेशा। तो इनको हम एक नहीं बना सकते कभी भी क्योंकि इनमें रिलिजियस डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे मज़ीद डिफरेंसेस हैं, तो ये डिफरेंट ही रहेंगे एक-दूसरे से। एक और इम्पोर्टेंट सिंबल जो हमें देखने को मिलता है नॉवल के अंदर वो है द ग्रीन बर्ड। अच्छा ये इतना ज़्यादा एक कोई मेजर सीन नहीं है या आप लोग सोचें कि ये हमने सीन पहले क्यों नहीं देखा या पढ़ा। तो एक छोटा माइनर सा बर्ड है जो कि हमें देखने को मिलता है। क्या कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर नॉवल के चैप्टर नंबर 7 के अंदर एडला और रोनी इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि हमें अपनी एंगेजमेंट जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि हमारे मेंटालिटीज़ जो हैं वो एक-दूसरे से मिलती नहीं हैं। तो वो अभी ये बात कर ही रहे होते हैं, खड़े होके एक जगह पे कि ऊपर एक ग्रीन बर्ड जो है वो ट्री पे बैठा हुआ है। और वो ग्रीन बर्ड उड़ रहा है और वहीं बैठ रहा है, वहीं जो है वो घूम फिर रहा है। तो यहाँ पे वो दोनों जब बर्ड की उनकी नज़र बर्ड पे पड़ती है, तो वो जान या पहचान नहीं पाते कि ये बर्ड एक्चुअली कौन है या क्या है, मतलब उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों वो उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे। सिमिलरली जैसे कि वो उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे, एडेला भी आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रही इंडिया को कि इंडिया एक्चुअली है क्या? वो तो रियल फेस ऑफ इंडिया देखने के लिए ही आई थी। लेकिन अब वो यहाँ पे समझ नहीं पा रही कि एक्चुअली इंडिया है क्या? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रीन बर्ड है वो मॉडल ऑफ इंडिया को सिम्बलाइज़ करता है। एक और भी चीज़ है जिसको वो सिम्बलाइज़ कर सकता है, ये भी थोड़ी सिमिलर ही है, वो क्या है? टेंशन बिटवीन इंडियंस एंड इंग्लिश।
यानी कि जो इंग्लिश है वो अब इंडिया में आ तो गए हैं, वो इसके इस मॉडल में आके फँस तो गए हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो इंडियंस को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेज में आगे हैं, जो कि वैसे वो थे, क्योंकि वो ज़्यादा तरक्की याफ़्ता थे। लेकिन ये है कि वो समझते हैं कि हम नॉलेज से में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, हमारे अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज़्ड पूरी हमारी नेचर है और हम अपनी पावर को किस तरह से मेंटेन करेंगे अपनी इसी नॉलेज के थ्रू और अपनी लॉजिक के थ्रू। लेकिन इंडियंस जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं। उनकी जो सोच है, उनकी जो अप्रोच है वो है इमोशंस की अप्रोच। वो लफ्ज़ों के पीछे नहीं जाते बल्कि वो लफ्ज़ों के पीछे छुपे मीनिंग के पीछे जा रहे हैं। जबकि इंग्लिश जो है वो सिर्फ़ लफ्ज़ों के पीछे जा रहे हैं, वो लिटरेरी मीनिंग्स के पीछे जा रहे हैं चीज़ों की। वो चीज़ों को लेबल करने या चीज़ों को एक-एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिहाज़ से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन इंडियंस जो है वो इससे ऑपोज़िट है। तो हम देखते हैं जो ग्रीन बर्ड है वो इस तरह की चीज़ को भी यहाँ पे भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं मिस्ट्री या मडल की बात आ जाती है कि जो 100 इंडियाज़ का फैक्ट है, उसका भी यही मतलब है कि इंडिया ही अपने अंदर ही 100 है। यानी कि वो इतना मिस्टीरियस किस्म की एक जगह है कि वो अपने अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें लिए हुए है। तो बाहर का कोई बंदा आके इस चीज़ को सुलझा नहीं सकता और बाहर के लोग जब आके यहाँ पे हुकूमत करना चाह रहे हैं, तो वो खुद यहीं पे आके फँस के रह रहे हैं, तो वो कैसे जब इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो वो इसके ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश और इंडियंस जो कि एक-दूसरे से बिल्कुल ऑपोज़िट हैं, उनके दरमियान एक टसल, एक टेंशन जो क्रिएट हो जाती है, तो ये ग्रीन बर्ड उस टेंशन को भी सिम्बलाइज़ करता है। एक और सिंबल जो है वो द वैस्प का सिंबल है। वैस्प कौन है कि हम देखते हैं इस नॉवल के अंदर काफ़ी दफ़ा वो वैस्प अपीयर हो रहा है और उस वैस्प की ज़िक्र भी काफ़ी दफ़ा आ रहा है। उसका ज़िक्र किस तरह आता है कि हिंदूज़ जब भी हिंदुइज़्म की बात करते हैं, वो हिंदुइज़्म के विज़न ऑफ वननेस की बात करते हैं कि तमाम लिविंग थिंग्स एक हैं और तमाम जो लोग हैं, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं, सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं, तो वो वैस्प का ज़िक्र बार-बार करते हैं। तो यहाँ पे हमें हिंदू अ, विज़न की एक लिमिट का भी अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे एक लोएस्ट क्रिएचर किसको समझा जाता है? वैस्प को। तो यहाँ पे हमें पता लगता है हिंदू विज़न का लिमिटेशन क्या है? उनकी लिमिटेशन एक वैस्प है कि एक वैस्प तक की चीज़ को वो लोग अपने अंदर इंक्लूड करते हैं, तो इट मीन्स उनके नज़दीक एक वैस्प ही सबसे छोटी चीज़ होगी। तो यहाँ पे एक तो हमें हिंदू विज़न का पता लगता है और सेकंडली ये सिम्बलाइज़ करता है, जो वैस्प है वो सिम्बलाइज़ करता है ओपननेस टू हिंदू आइडिया ऑफ कलेक्टिविटी कि मिसेस मूर जो है तो वो क्रिश्चियन, वो आ गई है लेकिन अब वो हिंदू आइडिया ऑफ कलेक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। वो इनके इस यूनिवर्सल आइडिया से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होती है कि हमें भी यही चीज़ अपनानी चाहिए। वो अपने बेटे रॉनी को भी समझाने की कोशिश करती है कि उसको इंडियंस के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उसको जो है उनको अपने जैसा समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझता। वो अपने आप को सुपीरियर और इंडियंस को इन्फीरियर समझता है। इसीलिए वो जो है वो इंडियंस के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, लेकिन वो चाहती होती है कि वो इंडियंस के साथ अच्छा सलूक करे। जैसे कि इंडियंस स्पेशली हिंदूज़ जो हैं वो एक वैस्प तक के साथ एक अच्छा सलूक करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें। तो बस ये वैप जो है ये इन्हीं चीज़ों के लिए इन्हीं चीज़ों को सिम्बलाइज़ करता है कि वननेस ऑफ लिविंग थिंग्स के लिविंग थिंग्स कैसे एक-दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं और कैसे एक वैस्प तक के लिए एक अच्छा मैसेज देता है हिंदुइज़्म कि उसको भी हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो जब हिंदूज़ एक वैस्प को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, तो क्रिश्चियंस इंसानों को अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं कर सकते? तो बस वैस्प का जो है, वो एक यही मीनिंग है इस नॉवल के अंदर। लास्ट सिंबल जब हम देखें तो वो है मिसेस मूर का अपना कैरेक्टर। तो कहीं न कहीं कैरेक्टर्स भी सिंबल्स बन जाया करते हैं। तो मिसेस मूर का जो अपना कैरेक्टर है, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहता है या ब्रिज क्रिएट करना चाहता है। वो मिसेस मूर चाहती होती है कि वो लोग आपस में अच्छे से रहें मिसेस मूर ही होती है जो एडला को आके बताती है कि अज़ीज़ कितना अच्छा इंसान है। तो मतलब जब एडला सुनती है कि मिसेस मूर के अज़ीज़ के बारे में अच्छे व्यूज़ हैं, तो उसको ये अंदाज़ा होता है कि शायद उसने अज़ीज़ के ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगा दिया। तो शायद उसको अपने एलिगेशंस अज़ीज़ के ऊपर से जो रेप के उसने एलिगेशंस लगाए, वो वापस ले लेने चाहिए। और मज़ीद ये कि जब फ़ील्डिंग अज़ीज़ से डिमांड करता है कि वो एडला पे लगाए हुए अपने जो पैसों का वो एक डिमांड की है, वो वापस ले ले, तो अज़ीज़ भी ये बात नहीं मानता। लेकिन जब वो मिसेस मूर का वास्ता देके उसको ये बात समझाने की कोशिश करता है, तो ही वो मान लेता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मिसेस मूर की वजह से दोनों तरफ एक अच्छा मैसेज जा रहा है। मिसेस मूर की वजह से ईस्ट और वेस्ट दोनों के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो मिसेस मूर जो है, वो सिम्बलाइज़ करती हैं यहाँ पे चैरिटी को, गुडनेस को और अच्छाई को। आई होप आप लोगों को सारे सिंबल्स समझ आ गए होंगे इस नॉवल के। इस नॉवल का जो सिंबलिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस नॉवल के मीनिंग को समझने के लिए।
कोई भी क्वेश्चंस अगर आप इससे रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं ऐसी ही आप तक पहुँचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।